बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और अहम खबरें आपसे शेयर करते हैं। इमरान खान साहब कैदी नंबर 804 जेल में मुक़य्यद हैं, लेकिन जेल में होते हुए भी उनकी गवाहियां, उनके हक में गवाहियां जो है वो मुख्तलिफ जगहों से आ रही हैं। और अब एक और गवाही आ गई है, और वो है कि पाकिस्तान की मईशत को किसने बर्बाद किया, पाकिस्तान को किसने बर्बाद किया, पाकिस्तान को कर्जों के बोझ तले किसने दबाया, पाकिस्तान में लूट मार करने वाले कौन कौन हैं। अब एक और नई फहरिस्त आ गई है, और एक नया स्कैम, नया स्कैंडल आ गया है, नई लीक्स आ गई हैं। पनामा लीक्स का तो आपको मालूम ही है। पनामा लीक्स आया, मुकदमा चले, जायदादें पकड़ी गईं, लेकिन उसके बाद एक बड़ा सारा एनआरओ दिया गया, और एनआरओ दे के एक लंदन अकॉर्ड, लंदन मुआहिदा अमल दरामद अमल में आया, और लंदन मुआहिदे के तहत वो तमाम के तमाम मुकदमात वापस, जायदादें वहीं की वहीं, लूट मार वहीं की वहीं, लेकिन उन सबको धुला के, दूध में धुला के वापस पहुंचा दिया गया इख्तदार के ईवानों में, मुकदमात खत्म कर दिए गए। और फिर कहते हैं कि पाकिस्तान को मईशत को बर्बाद कर दिया गया, पाकिस्तान को लूट कर खा गए। और इल्ज़ाम किस पे आता है? इल्ज़ाम उन मुजरिमों पे नहीं आता, उन मुजरिमों पे नहीं आता जिन्होंने ये सारे काम किए, बल्कि इल्ज़ाम किस पे? इमरान खान पे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे, और इन टोले को बेनकाब करने वाले सहाफ़ियों पे। वो ज़ेर अताब हैं, वो जेलों में हैं, वो ऑफ एयर हैं, लेकिन जिन्होंने पाकिस्तान को लूटा वो इक़्तिदार के ऐवानों में हैं या फिर मौजें कर रहे हैं। अब एक और नई लीक्स आ गई हैं। पनामा लीक्स का मैंने आपको बताया अंजाम क्या हुआ। उसके बाद अब आई हैं दुबई लीक्स, और उसमें भी सिर्फ दुबई में पाकिस्तानियों की कितनी जायदादें हैं? 23,000 प्रॉपर्टीज हैं। मालियत कितनी है? 12 अरब डॉलर। और 1 अरब डॉलर कितने रुपए का है? 270 अरब रुपए का 270 अरब रुपए का 1 अरब डॉलर है, और 12 अरब डॉलर की प्रॉपर्टीज यूएई में खरीदी गई हैं। किसने खरीदी हैं? पाकिस्तान के उसमें जर्नैल शामिल हैं, सियासतदान शामिल हैं, नए जर्नैल, पुराने जर्नैल शामिल हैं, सियासतदान और नए सियासतदान शामिल हैं, हुक्मरान मौजूदा और पुराने हुक्मरान शामिल हैं, और उसमें आपके सहाफ़ी शामिल हैं, सब के सब ताजिर शामिल हैं, सब के सब शामिल हैं। और किसी ने अपने नाम पे रखी हुई है, किसी ने अपने बेटी के नाम पे, किसी ने अपने बेटों के नाम पे, किसी ने अपनी बीवी के नाम पे। ये सारी की सारी तफसीलात सामने आ रही है, और मजे की बात है कि कोई भी इनकारी नहीं है। वो कहते हैं हाँ हमारी हैं, लेकिन हमने इनको टैक्स में डिक्लेयर किया हुआ है और इसको हमने जाहिर किया हुआ है। मसला ये है कि बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है, जायदादें आप बनाएं, लेकिन रिस्क के हलाल से बनाएं, इस पर भी कोई एतराज नहीं है। लेकिन क्या वजह है कि आप एक SIFC आई हुई है, एक SIFC एक बड़ी आला सुप्रीम काउंसिल बनी हुई है, सरमायाकारी काउंसिल, सहूलतकारी काउंसिल, और उसमें बड़े बड़े नाम हैं, आर्मी चीफ भी हैं, और इसको बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाता है। तो सूरत हाल ये है पाकिस्तान की इकोनॉमी की, पाकिस्तान पे एतमाद की, कि 12 अरब डॉलर जो हैं वो पाकिस्तान से बाहर चले गए। सादा आप मनी लॉन्ड्रिंग भी ना माने, आप कुछ भी ना माने, इसको जुर्म भी ना माने, लेकिन 12 अरब डॉलर पाकिस्तान से बाहर चला गया। पहली बात है कि ये 12 अरब डॉलर आया कहां से? 270 अरब रुपए का 1 अरब डॉलर है, तो 12 अरब डॉलर को ज़रब दे दें तो ये जनाब खरबों रुपया बनता है। ये खरबों रुपया, 2.5-3 खरब रुपया आया कहां से? तकरीबन 3 खरब रुपया बनता है, क्योंकि 1,000 अरब, 1,000 अरब, 1,000 अरब, 3,000 अरब रुपया पाकिस्तान से बाहर गया है। ये है बुनियादी बात। तो ये पाकिस्तान कहाँ से कमाया, कैसे कमाया, और दुबई कैसे पहुंचा? असल मामला ये है, इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। रिस्क के हलाल से कमाई हुई, जायज तरीके से बाहर गई हुई दौलत, इस पे कोई एतराज नहीं। लेकिन दूसरी बात यह है कि क्या वजह है कि ये 12 अरब डॉलर पाकिस्तान में क्यों नहीं इन्वेस्ट हुआ? पाकिस्तान में इन्वेस्ट होना चाहिए था ना, पाकिस्तान में सरमायाकारी होनी चाहिए थी, पाकिस्तान में खड़ा किया जाता। ये 12 अरब डॉलर, 3,000 अरब रुपया जो है वो यहाँ खड़ा किया जाता, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की जाती, यहाँ पे इमारतें बनाई जाती, प्लाजे बनाए जाते, जमीनें आबाद की जाती, तो फिर तो मजा आना था। लेकिन ये सारे के सारे हैं कौन? सब के सब मरात याफ्ता तबका है, हुक्मरान तबका है, एलिट्स जिन्हें कहते हैं, अशराफिया हैं ये सारे के सारे। उसमें जो नाम आ रहे हैं उसमें रिटायर्ड जर्नैल भी शामिल हैं, उसमें सलीम हैं, रिटायर्ड जर्नैलों में सलीम साहब शामिल हैं, खालिद साहब हैं, फारूक साहब हैं, नजम साहब हैं, अनीस साहब हैं, और गजनफर साहब मौजूद हैं जनाब। गजनफर साहब के बाद
आरिफ साहब हैं और फिर अकरम साहब हैं, आलिम साहब हैं, ये सारे के सारे रिटायर्ड जर्नैल हैं जो कि जिनके नाम आए हैं इन प्रॉपर्टीज में, जिन्होंने प्रॉपर्टीज बाहर खरीदी हुई हैं। अब उसके बाद आगे मैं आपको बताता हूं कि और कौन कौन से नाम हैं और किस किस ने इनकी तस्दीक कर दी है कि जनाब बिल्कुल हमारी प्रॉपर्टीज हैं। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब हैं, आपने नाम सुना होगा, उनकी अहलिया के नाम दुबई में प्रॉपर्टीज हैं और उन्होंने कहा है कि जी बिल्कुल प्रॉपर्टी है, लेकिन ये जायदाद जो है वो मैंने अपनी बेगम के नाम खरीदी है और इसको टैक्स गोशवारों में हमने जाहिर किया हुआ है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जब मैं निगरान वजीर आला था तब भी हमने इसको जाहिर कर दिया था। एक बरस कबल जायदाद को फरोख्त कर दिया था। फरोख्त करदा जायदाद की रकम से चंद हफ्ते कबल एक और प्रॉपर्टी खरीदी है। तो ये मोहसिन नकवी साहब का आ गया स्टेटमेंट। उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि और किस किस के नाम आते हैं। बबलू शबलू के नाम भी आए हैं, सबके नाम आए हैं और फिर साबिक सदर परवेज मुशर्रफ साहब का नाम आया है, साबिक वजीर आजम शौकत अजीज साहब का नाम आया है और इसके साथ साथ शरीफ फैमिली के नाम आ गए हैं दोबारा से और उन्होंने भी ये प्रॉपर्टीज इस प्रॉपर्टीज में उनके नाम भी मौजूद हैं। अब आपको लिए चलते हैं जनाब, उन नामों का भी बता देते हैं। इसमें शर्जील मेमन साहब भी आ गए हैं और उनकी फैमिली भी आ गई है। सेनेटर फैसल वोडा भी आ गए हैं और उनकी भी जायदाद आ गई है। बलूचिस्तान और सिंध के 6 से ज्यादा अरकान असम्बली के नाम आ गए हैं। एक दर्जन से ज्यादा रिटायर्ड सरकारी अफसरों के नाम आ गए हैं। पुलिस चीफ का नाम भी आ गया है, सफारतकार का नाम भी आ गया है, सियासतदान का नाम भी आ गया है। इन सब के नाम आ चुके हैं और तकरीबन 4000 अरब डॉलर्स की जायदादों का ये इंकशाफ हुआ है और 12 अरब डॉलर की जायदादें हैं, ये खरीदी गई हैं। 17,000 पाकिस्तानियों ने दुबई में ये प्रॉपर्टीज खरीदी हैं। 23,000 जायदादें हैं। इसका मतलब है 17,000 पाकिस्तानी जिनके पास दौलत थी वो अपनी दौलत पाकिस्तान से बाहर ले गए। और अब आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब से हम यही कहेंगे कि जनाब हम दुनिया को कहते हैं कि आप यहाँ पे आएं, सरमायाकारी करें, आप भी बड़ी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन क्या वजह है कि 2 साल में कोई 1 रुपया भी यहाँ लेकर नहीं आया। इसलिए जनाब ये सिचुएशन चल रही है और अभी तक किसी किस्म का कोई नहीं आया। 17,000 जायदादें, 17,000 अफराद की 23,000 जायदादें, ये सिचुएशन अब तक आई है और पाकिस्तानियों का नंबर है चौथा सरमायाकारी में और प्रॉपर्टी खरीदने में। तो ये है अब तक की सूरत हाल। बाकी आप देखते जाइए जी, आगे जाके मजीद नाम भी आएंगे और मजीद भी अभी कज़िए खुलेंगे। लेकिन मसला ये है कि हम इन नामों को नाम तो आ गए, लेकिन इनको पकड़ेगा कौन और इनको कौन संभालेगा? पकड़ना किसी ने नहीं है, पूछना किसी ने नहीं है, क्योंकि बड़ी मेहनत करके एक केस चला पनामा का और उसके बाद उस केस का हमने क्या हशर किया। फिर हमने केस पकड़े पाकिस्तान के FIA ने। डॉक्टर रिजवान साहब मुझे याद आ रहे हैं, मरहूम मगफूर, उन्होंने बड़ी मेहनत से केस लगाया। जब उन्होंने जब फर्द जुर्म आयद होनी थी, आपने उनमें से एक को वजीर आजम बना दिया और बेटे को वजीर आला बना दिया और मामला तय पा चुके थे। तो आप तो जेलों में जाके मुजरिमों को निकालते हैं, निकाल के फिर उसके बाद मामला तय करते हैं और कहते हैं जनाब इनको आप मान लें, हकीकी लोग इनको हकीकी मान लें। तो ये सिचुएशन चल रही है और इस वक्त भी बेशुमार जो मुकदमात हैं वो ख़त्म किए जा रहे हैं। नैब रोज़ाना जाता है और रोज़ाना जाके कहता है कि हमें ये केस भी नहीं चाहिए, हमें ये केस भी नहीं चाहिए, हम ये भी केस बंद कर रहे हैं और ये भी केस बंद कर रहे हैं। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं क्योंकि खबरें बहुत हैं और फॉर्म 47 के जी जो हैं आहिस्ता आहिस्ता फॉर्म 47 वाले वापस मिलेंगे और सब कुछ वापस होंगे। 45 वालों को आना है, पाकिस्तान के अवाम ने जीतना है और जो करप्ट माफिया उन्होंने हारना है। एक खबर है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, सूबाई असम्बली का हल्का है PP 269 मुजफ्फरगढ़, वोटों की दोबारा गिनती का हुक्म। और सूबाई असम्बली के हल्का PP 269 में 17 मई से कबल वोटों की दोबारा गिनती करवाई जाए और दोबारा गिनती के बाद भी नताइज तब्दील ना हो तो 17 मई को ज़िमनी इंतखाबात का इनकाद किया जाए। 17 मई से कबल वोटों की गिनती कराई जाए और अगर रिजल्ट तब्दील ना हो तो आप 17 मई को इलेक्शन करवाएं। ये समन बेफत इम्तियाज जस्टिस साहिबा उन्होंने हुक्म जारी किया है। दरखास्त गुजार हैं इकबाल खान साहब। उन्होंने कहा कि आम इंतखाबात में बतौर आज़ाद उम्मीदवार सूबाई असम्बली की नशिस्त पर मैंने इंतखाबात में हिस्सा लिया।
فارم 47 کے مطابق درخواست گزار نے 33,045 کے مطابق 33,052 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے 47 کے تحت، اور 47 کے مطابق جیتنے والے امیدوار نے 34,588 ووٹ لیے۔ درخواست گزار کا کہنا ہے کہ فارم 45 کے مطابق اس نے سب سے زیادہ ووٹ حاصل کیے، یعنی 33 زیادہ ووٹ حاصل 45 کے مطابق۔ درخواست گزار نے ووٹوں کی دوبارہ گنتی کا الیکشن کمیشن کو درخواست دی۔ الیکشن کمیشن نے درخواست منظور کرتے ہوئے حلقے میں دوبارہ گنتی کے احکامات جاری کیے۔ دوبارہ گنتی سے بچنے کے لیے انتخابات میں جیتنے والے امیدوار نے 20 مارچ کو استعفیٰ دے دیا، اور الیکشن کمیشن نے دوبارہ گنتی کا نوٹیفکیشن واپس لے لیا۔ اور یعنی آپ واردات سمجھیں کہ الیکشن ہار گئے، فارم 47 کے تحت جیت گئے، اور جیتنے کے بعد جب انہوں نے کہا دوبارہ گنتی ہوگی تو میں ہار جاؤں گا، انہوں نے فوراً استعفیٰ دے دیا، سیٹ خالی کروا دی۔ الیکشن کمیشن ان سے ملا ہوا تھا، انہوں نے دوبارہ ضمنی الیکشن کا وہاں پہ اعلان کر دیا۔ ہائی کورٹ میں معاملہ پہنچا ہے، آزاد امیدوار لے کے آئے ہیں، انہوں نے کہا جی میں جیتا ہوا ہوں، دوبارہ گنتی کروائیں اور میری وکٹری کو اناؤنس کریں۔ یہ کیا ہوا کہ میں جیتا ہوا ہوں، دوبارہ گنتی کا حکم دیا اور انہوں نے استعفیٰ دے کے نکل گئے، اور الیکشن کمیشن کی یہ ملی بھگت ہے، لہذا یہ کام کریں۔ لہذا ہائی کورٹ نے یہ کر دیا ہے آرڈر، اور اب یہ واپس ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ اس کے بعد جی ایک اور کیس آپ کو سنواتے ہیں، اور وہ ہے آ گیا ہے آرڈر، اور وہ آیا ہے آڈیو ویڈیو لیکس میں آرڈر آیا ہے، اور اس میں ذرا بہت زیادہ امپورٹنٹ چیزیں ہیں، اور اس میں ہاں جی یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جی یہ دبئی کی پراپرٹیز ہیں، اس میں حسین نواز شریف کی بھی دبئی میں جائیدادیں آئی ہیں، اور ان کا نام بھی آیا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی آصف زرداری صاحب کی بیٹیوں کی تینوں بچوں کے نام آ چکے ہیں، اور پیپلز پارٹی کی طرف سے بلاول بھٹو صاحب کی طرف سے آیا کہ جی یہ پراپرٹیز ہماری ہیں اور ہم نے ان کو ڈکلیئر کیا ہوا ہے، لہٰذا وہ بھی اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں۔ تو باقی آہستہ آہستہ جیسے جیسے نام آئیں گے، اور یہ غیر ملکیوں کی تقریباً 400 ارب ڈالر کی جائیدادیں ہیں دبئی میں، تو یہ سچویشن چل رہی ہے، اور دیکھتے ہیں کہ آگے آگے ہوتا ہے کیا۔ دوسری جانب جو القادر ٹرسٹ کیس چل رہا تھا جی، القادر ٹرسٹ میں ضمانتوں کا معاملہ تھا، عمران خان صاحب کی اور بشرا بی بی کی ضمانتوں کا کیس تھا، تو عمران خان صاحب کی ضمانت کا کیس تھا، تو اس میں ہائی کورٹ نے اس کی سماعت مکمل کر لی، اور چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے اور جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب نے اور نیب کے وکیل نے آرگومنٹس مکمل کر لیے، لیکن آخر میں انہوں نے یہ کہا کہ کیس بنتا تو ہے ضمانت پر رہائی کا، لیکن چونکہ اس وقت ٹرائل چل رہا ہے اور ٹرائل حتمی مراحل میں ہے، اور اس کیس میں مزید 6 سے 8 گواہوں کے بیانات ہونے ہیں، نیب کے وکیل نے کہا، امجد پرویز صاحب نے، تو لہٰذا آپ اس کو ضمانت نہ دیں اور ٹرائل کورٹ کے فیصلے کا انتظار کر لیں۔ تو یہ آخری ان کی دلیل تھی، باقی اس سے پہلے جتنی بھی دلیلیں انہوں نے دیں وہ دلیلیں ساری کی ساری ہو گئی ہیں فارغ، کیونکہ القادر ٹرسٹ جو ہے اس میں جو پیسے آئے باہر سے، اس میں 15 ارب روپیہ منافع مل چکا ہے پاکستان کی سرکار کو، 15 ارب روپیہ منافع مل چکا ہے اس 35 ارب روپے پہ۔ تو یہ ہے کارکردگی، یہ ہے سچویشن۔ اور اس میں انہوں نے بتایا کہ جسٹس طارق جہانگیری صاحب نے پوچھا کہ آپ یہ بتا دیں کہ رقم NCA نے بھیجی یا ملک ریاض نے، تو امجد پرویز صاحب نے کہا کہ ملک ریاض کی NCA کے ساتھ آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ ہوئی تھی، آپ کے پاس اس کا کوئی دستاویزی ثبوت ہے یا ساری زبانی باتیں ہیں؟ اس سے پہلے آپ سے پوچھا تھا کہ فریزنگ یا ڈی فریزنگ کا کوئی آرڈر آپ کے پاس ہے، آپ نے کہا کہ اس میں کوئی دستاویز آپ کے پاس موجود نہیں ہے، یعنی کہ سرکاری وکیل نیب کا کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس کوئی دستاویزی چیز نہیں ہے۔ کیا آپ کے پاس آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کی کوئی شواہد ہیں؟ آپ صرف وہ بات کریں جس کے آپ کے پاس شواہد ہیں۔ مائی لارڈ کا سوال بہت سادہ ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی آپ جواب کیوں نہیں دے رہے۔ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے کہا، آپ نے اپنے دستاویز میں اس سوال کا جواب بھی دے چکے ہیں۔ جسٹس عامر فاروق صاحب نے کہا، مطلب یہ ہے سادہ زبان میں کہ جو القادر ٹرسٹ ہے سارا وہ بھی کیس اب ہو چکا ہے ٹھس، اس لیے اب اس کی آخری جو درخواست کی گئی کہ بس بڑی مہربانی کریں آپ اس پہ ہماری ضمانت دینے کے بجائے عمران خان صاحب کو آپ کر لیں ریزرو۔ تو فیصلہ ریزرو ہو گیا، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ